गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अभी तक आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स लोग अक्सर जो है वो कई सारी ट्रेनिंग अटेंड करते रहते हैं, कई सारी सीएमई होती रहती हैं। आपके शहर में भी कई सारी सीएमई हो रही होंगी। संडे के दिन बहुत सारी सीएमई होती हैं। सीएमई का मतलब होता है कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन। मतलब कोई भी डॉक्टर को लगातार अपडेट होने के लिए ऐसे प्रोग्राम अटेंड करने पड़ते हैं जहां पर नई मेडिसिन के बारे में, नई डायग्नोस्टिक टेक्निक के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग केसेस के बारे में, कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो जनरली हमारी मेडिकल प्रैक्टिस में हेल्प कर सकते हैं, उनके बारे में दूसरे डॉक्टर बतलाते हैं। एंड डॉक्टर्स का अपना एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे से जो है वो अपने विचारों का एक्सचेंज करता है, एक दूसरे को अलग अलग हुनर में वो पारंगत बनाता है। पर क्या कोई पेशेंट्स के बारे में बात करता है? देखिए, अभी तक यदि हम देखें मेडिकल प्रोफेशन में तो दो धड़े बने हुए हैं। एक है डॉक्टर्स का ग्रुप है जो इलाज करता है, एक पेशेंट का समूह है जिसको जरूरत पड़ती है और वो इलाज करवाता है जाकर। पर मेरा मानना यह है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन बीमारियों में पेशेंट को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए एबीसी फॉर डायबिटीज, आदित्य भारती सेंटर फॉर डायबिटीज की ओर से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। और यह प्रोग्राम बेसिकली क्या है? यह है पेशेंट अवेयरनेस कोर्स। यानी इस पेशेंट अवेयरनेस कोर्स में हम जो है डायबिटीज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बीमारी को समझेंगे, उसके सिम्टम को समझेंगे, दवाओं को समझेंगे, साइड इफेक्ट को समझेंगे, कॉम्प्लिकेशन को समझेंगे, जांचों को समझेंगे और यह भी समझेंगे कि डॉक्टर से हमें क्या पूछना चाहिए, क्या जानने का हमारा अधिकार है, किन चीजों को हमें जानना जरूरी है और क्या ऐसी बातें हैं जो जनरली आप अवॉइड कर देते हैं और जो आगे चलकर दिक्कत कर सकती है। किन सिम्टम पर हमें विशेष नजर रखने की आवश्यकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें इस कोर्स के दौरान हम सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये जो डायबिटीज का कोर्स जो है वो बेसिकली जो है एक प्रकार का अवेयरनेस प्रोग्राम है। यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, एक डिस्क्लेमर दे दूं मैं आपको शुरू में कि यहां पर किसी भी मेडिसिन के बारे में यदि हम बात करेंगे तो वो एक जनरल चर्चा होगी जिसको आप अपने निकटतम डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे सलाह लेकर ही उस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब यह है कि मेरे द्वारा कोई दवा को बताया गया और आपने बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के उस दवा को लिया तो खतरा हो सकता है। कारण यह है कि मेडिसिन इज द साइंस ऑफ पॉइजन। यानी कोई भी जहर को यदि उचित मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है तो वो दवा के रूप में काम करता है, और यदि उसी दवा को गलत मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो वो जहर बन जाती है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। ये मेडिकल प्रोफेशन की गरिमा है कि हम जो है वो पेशेंट्स को जो है वो एजुकेट करते हैं, सावधानी बरतने को कहते हैं, और हम चाहते हैं कि पेशेंट जो है किसी भी हालत में वो ठीक हो। हालांकि आप में से कई लोगों के विचार बहुत अच्छे नहीं है, उनको लगता है कि डॉक्टर जो है वो बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। दरअसल डॉक्टर जो है बहुत बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी जिंदगी का बड़ा इन्वेस्टमेंट पढ़ने के लिए करते हैं। तो ये देखा जाए कि मैं कह सकता हूं कि कुछ अपवाद सब जगह मिलेंगे आपको, लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर अपने पेशेंट के बारे में बेहतर ही सोचते हैं और उनको ठीक करने में ही उनका उनका जो सुख है वो उनको ठीक करने में ही मिलता है। तो चलिए हम और वक्त जाया नहीं करते हैं बल्कि अपनी ट्रेनिंग में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम बीमारी को समझने वाले हैं कि बीमारी के बारे में मालूम कैसे चला। देखिए, कोई भी कहानी की जो शुरुआत होती है तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक अपने लिए आप नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी होंगी, आपने अमेजॉन प्राइम वीडियो पे सीरीज देखी होंगी, आपने Z5 पे आपने सीरीज देखी होंगी। अरे बहुतेरे ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सीरीज को देखते होंगे। तो आप समझ लीजिए आपके अपने भले के लिए आप एक सीरीज देख रहे हैं, मेरा वाला सीरीज, डॉक्टर गीतेंद्र वाला सीरीज देख रहे हैं आप। तो इसमें हम बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करेंगे, कई सारी बातें ऐसी सीखेंगे हम जो आपको पता नहीं होंगी। तो पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि ये जो बीमारी है, जो डायबिटीज है, इसके बारे में पता कैसे चला। क्योंकि दादी कहती हैं कि यार हमारे समय में बेटा, हमारे समय में तो ये बीमारी होती नहीं थी, ये तो आजकल के डॉक्टरों की बनाई हुई बीमारी है। कई बूढ़े बुजुर्ग लोग मिल जाएंगे, बोलेंगे भैया, वो बुजुर्ग व्यक्ति बोलेंगे हमारे दादाजी को तो ऐसी कोई बीमारी थी ही नहीं, कभी किसी को ऐसी बीमारी हुई नहीं। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, ये अभी अभी ये बीमारियां निकल कर आई हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो हम जो है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा इतिहास है जिसका मायना है, हिस्ट्री दैट मैटर्स। यानी डायबिटीज की बीमारी के बारे में हमें जानना होगा कि इसके बारे में क्या मैनकाइंड को पता था। यानी इंसान कब से इस बीमारी के बारे में जान रहा है? क्या ये नई बीमारी है?
क्या किसी को इसके बारे में कुछ पता था? तो याद रखिए यहां पर जो है वो हमने इसको समझने के लिए हमने अलग अलग समय काल में डिवाइड किया है कि एक एंशिएंट एरा मतलब 600 एडी से पूर्व पहले का, फिर एक मेडिएवल पीरियड है 600 से लेके 1500 एडी का, और मॉडर्न एरा है 1500 से लेके 1750 एडी का, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पीरियड है 1780 से 1850 का। यार ये तो बड़ा बोर लग रहा है, डॉक्टर गीतन तो हिस्ट्री पढ़ाने लगे, ये तो डायबिटीज का बोलकर लाए थे हमको और यहां पे इतिहास बताने लगे। हम इतिहास नहीं बतला रहे हैं आपको, हम बतला रहे हैं आपको कि बीमारी का मनुष्य की सभ्यता के साथ में कितना गहरा कनेक्शन रहा है। जैसे देखिए यदि हम बात करें इजिप्ट की बात करें हम, तो इजिप्ट में जो है 1550 बीसी, मतलब बहुत पुरानी बात है ये, 1550 बिफोर क्राइस्ट यदि हम बात करें तो तकरीबन कितना साल हो गया, 3000 साल से भी ऊपर का वक्त हो गया है, 3500 साल से ऊपर का वक्त हो गया। उस समय इजिप्ट में जो है वो ऐसे सैनिकों को शामिल नहीं करते थे आर्मी के अंदर जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा हो। वो कहते थे कि ये आदमी कमजोर है, इसके शरीर में से जो है वो इसकी ताकत जो है वो पेशाब में बाहर निकल रही, बार बार पेशाब कर रहा है, मतलब ये कमजोर सैनिक है और ये लड़ नहीं पाएगा, इसको सेना में शामिल नहीं करेंगे, इसको राजकाज में शामिल नहीं करेंगे। पॉली यूरिया को पहली बार इजिप्ट के लिटरेचर में इसका जिक्र किया गया, लिखा गया कि ऐसे सैनिक जो है वो सेना में कमजोर माने जाते हैं या उन्हें शामिल नहीं किया जाता है जो बार बार पेशाब जाते हैं। बार बार पेशाब जाना, बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना डायबिटीज के प्राइमरी सिम्टम में से एक होता है। अब आप सोचो, यानी वो लोग सैनिक शामिल नहीं कर रहे थे केवल इसलिए क्योंकि उसे बार बार पेशाब जाना पड़ रहा था। पॉलीयूरिया का जिक्र मिलता है इजिप्ट में हमको। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या हमारा भारत मेडिकल साइंस में सबसे आगे था? सच्चाई है ये, और ये एक बहुत बड़ा सच है कि भारत में जो आयुर्वेद था वो बड़ा पावरफुल मेडिकेशन सिस्टम था, मेडिसिन सिस्टम था एक जमाने में। तो कहते हैं चरक संहिता में जो है वो इस बीमारी के बारे में ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी वहां पे बतलाया गया है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो मनुष्य को कमजोर कर देती है, बार बार व्यक्ति को पेशाब आती है, बार बार प्यास लगती है, और 1600 बीसी चरक संहिता में इसका जिक्र किया गया। फिर आते हैं दुनिया के पहले सर्जन, सबसे इफेक्टिव सर्जन, फादर ऑफ एंशिएंट सर्जरी कहते हैं जिनको हम, आज भी जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर इनका नाम कहीं ना कहीं जो है वो सर्जरी डिपार्टमेंट में लिखा होता है, सुश्रुत। 400 बीसी इन्होंने डायबिटीज के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के बारे में बताया। इन्होंने कहा जरूरत से ज्यादा मोटे हो गए तो तुम्हारे को पेशाब बार बार आएगी, तुम कमजोर पड़ने लगोगे। सिम्टम्स के बारे में बताया, इन्होंने कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया, और बताया कि जरूरत पड़ेगी तो मैं सर्जरी कर दूंगा तुम्हारी, ठीक है। सर्जिकल केयर के बारे में बताया। हालांकि बहुत स्पष्ट लिटरेचर यहां पर नहीं मिलता है, लेकिन कहते हैं कि इन्होंने डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया कि यदि तुम्हारा शुगर लेवल बढ़ेगा, मतलब तुमको ये बीमारी होगी, उस समय तक शुगर के बारे में पता नहीं था, पर तुमको यदि बीमारी ये होगी तो तुम्हारे हाथ पैरों में, छाती में, पीठ में फुंसियां होने लगेंगी, ऐसे घाव होने लगेंगे जो ठीक नहीं होंगे, कार्बनकल्स कहते हैं वो होने लगेंगे, और दूसरी बात ये हाथ पैरों में जलन होगी, मतलब ये कॉम्प्लिकेशन है, बीमारी गंभीर हो चुकी है। इन्होंने कहा कि जब तुम पेशाब करते हो तो और पेशाब के आसपास चींटियां आ जाती हैं, मतलब पेशाब में मिठास है, और मिठास के लिए इन्होंने मधु वर्ड का इस्तेमाल किया जो शुगर का प्रतीक है, और मेह का मतलब होता है कि पेशाब करना, रीनल ग्लाइकोसूरिया, बार बार पेशाब करने को मेह कहा गया यहां पर। तो मधु मेह वर्ड पहली बार पिक्चर में आया यहां पर। तो सुश्रुत ने, देखो कितने समझदार थे, कब की बात है ये, ईसा मसीह से 400 ईयर पहले, यानी गौतम बुद्ध के समय काल से भी पहले की बात है कि तकरीबन मुझे लगता है कि मैं शायद हिस्ट्री में कहीं कंफ्यूज कर सकता हूं, पर मैं यही बोल रहा हूं आपसे कि ये बहुत पहले की बात है ये। तो इन्होंने बताया डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के बारे में बतलाया। इन्होंने बताया कि यदि तुम जो है वो इस बीमारी से बचना चाहते हो तो तुम्हें डाइट पर ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब तुम डायबिटीज से बच पाओगे। डाइट में क्या कहा इन्होंने? कहा तुमने मीठा मीठा फल खाया, मीठी मीठी चीजें खाई तुमने, तो तुमको जो है बीमारी से तुम बच नहीं पाओगे। तो स्ट्रिक्टली नो टू दी सुगरी फूड, मिठाई, मीठास नहीं खाना। पर एक मजे की बात बताऊं आपको, आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि जब मीठा खाने को मना किया मतलब शक्कर खाने को मना किया। भाई साहब, शक्कर का तब आविष्कार नहीं हुआ था, शुगर उस समय पिक्चर में नहीं थी, गुड़ हुआ करता था।
गुड़ के समान चीजें होती थी, लेकिन जो है एक्चुअल व्हाइट शुगर जो हम आज देखते हैं वो तो बहुत बाद में आया है। तो इन्होंने कहा मीठे पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना है, और साथ में जिन जानवरों को आप पालते हैं, जो पालतू पशु हैं, उन्हें नहीं खाना है। मुर्गा मुर्गी है, पालतू बकरियां है, तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल को नहीं खाना है, लेकिन तुम खा सकते हो किसको? गेम मीट को। अब आप पूछेंगे ये गेम मीट क्या होता है? गेम मीट का मतलब आप जंगल जाइए, जंगल जाकर आप शिकार कीजिए, शिकार में जो पकड़ में आएगा उसको खा सकते हैं आप। मतलब जंगल में नेचुरली रहने वाले जानवर को तुम यदि पकड़कर खाओगे तो वो एक्सेप्टेड है, तब तुम्हारी बीमारी नहीं बढ़ेगी, उसे कहते हैं गेम मीट। शिकार पहले जो है वो एक प्रकार का खेल हुआ करता था, लोग शिकार करने जंगल में जाया करते थे। उसे खा लोगे, उस हिरण को खा लोगे या उस खरगोश को खा लोगे जो आपने शिकार करके पकड़ा है, तो वो चलेगा, लेकिन डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं खा सकते हैं। फिर इसके बाद जो है एक और भारत में एक बड़ा जिक्र और डायबिटीज के बारे में मिलता है, बाघवट। मैं आपको क्यों बतला रहा हूं कि ये सब जानकारियां ऐसी है कि हम लोग जो है कई बार हम खारिज कर देते हैं। कोई हमको जो है वो, मैंने कहा ना आपसे कि साइंटिफिक तरीका यदि होगा तो आप डायबिटीज का इलाज ढूंढ पाएंगे, और ये एक मैनेजमेंट है। डायबिटीज का परमानेंट क्योर कहीं नहीं है, सिर्फ एक मैनेजमेंट है, और ये मैनेजमेंट के बारे में बहुत पहले से बतलाया गया है। हमारा देश जो है वो वैज्ञानिकों का देश रहा है। ये तो बीच में जो है वो मुगल काल रहा, अंग्रेज आए जिन्होंने हमको जो है पीछे कर दिया, अदरवाइज हम बहुत बुद्धिमान लोगों में से एक आज भी हैं और हमेशा से थे। तो बाघभट्ट ने 600 एडी में बतलाया, डायबिटीज के बारे में डिटेल डिस्कशन किया। इन्होंने कई सारी जड़ी बूटियां खोजी, जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हो। इन्होंने फंक्शनल फूड थेरेपी के बारे में बताया। इनकी बुक है अष्टांग हृदयनम। इस बुक के अंदर उन्होंने काफी सारी चीजों का जिक्र किया हुआ है। इन्होंने बतलाया कि आप अपने खाने में किन चीजों को शामिल करें जिससे कि आपका शुगर कंट्रोल में रहे। आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं, क्या सर मेथी दाना का पानी पी सकते हैं, क्या जीरे का पानी पी सकते हैं, क्या करेला खाने से ऐसा होता है? तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे और बाकायदा साइंटिफिक एविडेंस के साथ बात करेंगे हम। क्या सिन्नामोन का पानी पीने से कुछ फायदा मिलता है? क्या दालचीनी फायदेमंद है डायबिटीज में? तो ऐसे बहुतेरे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं जिनका हम उत्तर ढूंढेंगे आगे। चिंता मत कीजिए, मैं आपको डाइट में, आपको एक्सरसाइज में, आपको मेडिसिन में एक्सपर्ट बना दूंगा कि आप अपनी बीमारी का सिर्फ दवा आपको डॉक्टर से लेनी पड़ेगी, उसके प्रिस्क्रिप्शन पे दवा लेनी पड़ेगी, अदरवाइज बीमारी के बारे में पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। यह मेरा प्रॉमिस है आपसे। पहली बार जो है वो कहते हैं कि ग्रीक डॉक्टर थे एरिटियस, ग्रीक डॉक्टर एरिटियस, जिन्हें हम एरिटियस ऑफ कैपेडोनिया कहते हैं, इन्होंने डायबिटीज टर्म को दिया और इन्होंने पहली बार बताया कि डायबिटीज में होता ही है। अब देखो, डायबिटीज में एक सबसे बड़ा सिम्टम यह होता है कि डायबिटीज के व्यक्ति को जब पहले तो ओबेस होता है, आदमी अच्छा खासा मोटा होता है, अचानक से उसका वजन कम होने लगता है, अचानक से तेजी से वेट लॉस होता है। मतलब एक व्यक्ति जो सामान्य कद काठी का था या मोटा था, अचानक से उसका वजन कम होने लगता है। 6 महीने में 7 किलो 10 किलो वजन उसका कम हो गया। उसे लगता है कि क्या हो रहा है, मैं तो खा रहा हूं, भूख भी बार बार लग रही है, बार बार पानी पीता हूं, बार बार पेशाब जाता हूं और वजन मेरा लगातार कम हो रहा है। तो जब एरिटियस ने बताया कि यह बीमारी ऐसी है जिसमें कि मांस गलने लगता है शरीर के अंदर और वो पेशाब के जरिए किडनी से बाहर निकलने लगता है, शायद ये किडनी की बीमारी है। सोचिए, यानी पहली बार किसी व्यक्ति ने किसी ऑर्गन से संबंध जोड़ा इस बीमारी का। तो जो है एरिटियस ऑफ कैपेडोनिया ने बताया कि वास्तव में डायबिटीज किडनी की बीमारी है और इस कॉन्सेप्ट को 1500 वर्षों तक लोगों ने माना। ये कब थे? ये सेकंड एडी में थे और इनकी कॉन्सेप्ट को 1500 वर्षों तक लोगों ने माना। जब तक आधुनिक विज्ञान जो है वो पिक्चर में नहीं आया, तब तक लोग मानते रहे कि डायबिटीज किडनी की बीमारी है। लोग मानते रहे कि मांस गल रहा है और मांस गलकर जो है वो पेशाब से बाहर निकल रहा है, लोग ये मानते रहे और इन्होंने डायबिटीज टर्म को भी दिया। फिर मध्यकाल में आते हैं। मध्यकाल में लोगों के पास कोई काम नहीं था, लोग लड़ा करते थे। वो उससे लड़ रहा है, ये उससे लड़ रहा है, वो उस पर कब्जा कर रहा है, इधर ना उधर, बहुत लड़ाई लड़ी लोगों ने। यानी मेडिवल एज जो है उसको हम वॉर एज कह सकते हैं। तब एक अरेबियन फिजिशियन थे एविसेना,
तो अविसेना जो है इन 1960 एडी की बात है, इन्होंने बताया कि डायबिटीज के कारण जो है सेक्सुअल डिसफंक्शन भी होते हैं, यानी डायबिटीज के मरीजों में जो है वो सेक्सुअल संपर्क बनाने में जो है उन्हें दिक्कत होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, और उनमें यदि घाव हो जाए तो घाव में सड़न हो सकती है, और उस घाव की सड़न को गैंग्रीन कहते हैं। तो पहली बार किसी ने डायबिटीज का संबंध स्थापित किया किससे? सेक्सुअल डिसफंक्शन से, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि मैन जो है उसको वो नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, और जो है हम कह सकते हैं कि जो मेल है वो एक प्रकार से इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पाता है। तो इन्होंने सेक्सुअल डिसफंक्शन में और गैंग्रीन में इसके संबंध को बतलाया। फिर आते हैं मॉडर्न एरा पे। मेडिएवल एज में लोग ज्यादा लड़ रहे थे, ज्यादा कुछ खोजे नहीं उठ के। मॉडर्न एरा में 1675 एडी थॉमस विल्स ने बताया कि वास्तव में डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके यूरिन में होती है मिठास, और यूरिन के अंदर मिठास के अलावा, शुगर के अलावा कुछ दूसरे केमिकल भी प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने इसको बतलाया। लोग कहते हैं कि इन्होंने शायद यूरिन को टेस्ट भी किया, इन्होंने शायद यूरिन को जो है वो उसके इन्होंने केमिकल एनालिसिस भी किए। तो थॉमस विल्स ने बताया कि जो यूरिन है उसमें जो है शुगर होती है, मिठास उसके अंदर होती है, और दूसरे केमिकल भी होते हैं। कुलन ने जो है वो 1710 एडी में जो है वो मेलाइटस वर्ड को प्रेजेंट किया। इन्होंने कहा कि डायबिटीज के पेशेंट की जो यूरिन होती है उसमें शुगर जो होती है वो बिल्कुल हनी के समान होती है, और वो एक प्रकार से मीठा पदार्थ होता है। तो इसके लिए उन्होंने मेलाइटस वर्ड का इस्तेमाल किया। मेलाइटस वर्ड जनरली हम हनी के लिए, शहद के लिए यूज करते हैं। तो बीमारी का पूरा नाम क्या हो गया? बीमारी का पूरा नाम हो गया डायबिटीज मेलाइटस। मतलब बीमारी का पूरा नाम क्या हो गया? डायबिटीज मेलाइटस। फिर कहानी आगे बढ़ती है। 1776 यूके के फिजिशियन डॉब्सन, इन्होंने बताया कि डायबिटीज के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायबिटीज के पेशेंट के यूरिन को इन्होंने इवोपरेट किया, गर्म किया, पानी पूरा उड़ जाएगा, सॉलिड केमिकल बचेंगे, और इन्होंने उसमें से शुगर को प्राप्त कर लिया। इन्होंने पाया कि यदि डायबिटीज के पेशेंट के यूरिन को हम जो है वो इवोपरेट करें तो लास्ट में शुगर मिलेगा, और इन्होंने कहा ऐसा ही शुगर जो है इस पेशेंट के सीरम के अंदर भी देखा गया। इन्होंने ब्लड निकाला, ब्लड में से सेल्स को अलग किया, सीरम को भी इन्होंने इवोपरेट किया, तो सेम टाइप का शुगर जो यूरिन के अंदर था वही प्रकार का शुगर जो है वो सीरम के अंदर मिला। तो इन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसको डायबिटीज होती है उसके सीरम के अंदर मोर शुगर होता है एज कंपेयर टू दी नॉर्मल मैन। मतलब ये बात समझ गए कि केवल और केवल मांस गलकर किडनी से बाहर नहीं निकल रहा है, बल्कि ब्लड के अंदर भी शुगर जो है वो बढ़ चुका है। 1788 की बात करते हैं। 1788 कॉली ने बताया कि ऐसे पेशेंट जिनकी डायबिटीज के कारण मौत होती है, ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज था, जब वो मर जाते हैं तो उनका उन्होंने जो है वो ऑटोप्सी किया, पोस्टमार्टम किया, और पाया कि इनका पेंक्रियास छोटा हो गया है। इन्होंने पाया कि बॉडी में एक तिल्ली होता है, एक हम कहते हैं पेंक्रियास कहते हैं, क्या पेंक्रियास जो होता है वो छोटा हो गया। पेंक्रियास जिनका जो है वो छोटा हो गया, उसमें इनको स्टोन भी देखने मिले। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में डाउट आया कि यार जो पिछले 1500 वर्षों से लोग कहते चले आ रहे हैं कि डायबिटीज का संबंध किडनी के साथ है, कहीं वो गलत तो नहीं है? क्या मैं तो गलत नहीं हूं? लेकिन इन्होंने इस बात पर शक जाहिर किया कि डायबिटीज से के जो पेशेंट जिनकी मृत्यु जब होती है तो उनमें मैंने पाया कि अधिकांश पेशेंट में पेंक्रियास छोटा हो चुका था, और उसमें कई बार स्टोन भी प्रेजेंट थे। 1798 जॉन रोलो, जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर सर्जन थे, इन्होंने बताया कि डायबिटीज का सबसे बड़ा फीचर होता है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है, हाइपर ग्लाइसीमिया का। इन्होंने कहा कि हमने जब भी ब्लड टेस्ट किया डायबिटीज के मरीज का, तो हमको शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिला। इसका मतलब ये बीमारी जो है वो एलिमेंट्री कैनाल की है। शुगर कहां से आता है ब्लड में? हमारी आंतों से आता है। जब हम खाते हैं उस खाने से शुगर निकलता है, वही शुगर जो है ब्लड में बड़ी मात्रा में है। तो पहली बार जो है वो रोलो ने शक जाहिर किया कि हो ना हो एलिमेंट्री कैनाल इसके अंदर इन्वॉल्व है। इन्होंने बताया कि इन्होंने डायबिटीज के मरीजों को क्या क्या भोजन देना चाहिए उस पर भी रिसर्च किया। इन्होंने कहा सबसे खतरनाक है स्टार्च। यदि डायबिटीज का मरीज जो है वो खूब सारा आलू खाता है, खूब सारा केला खाता है, खूब सारे मीठे फल खाता है, तो जो स्टार्च है वो खतरनाक हो सकता है, उससे शुगर लेवल तेजी से बढ़ जाता है। लेकिन यदि व्हाइट मीट खाता है, चिकन खाता है, फिश खाता है, तो उससे जो है शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता है। तो इन्होंने बताया।
मतलब ये वो समय काल था जब हम फूड के बारे में भी बहुत कुछ नहीं जाना करते थे कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है। तो यहां पर इन्होंने बताया कि निष्की जो है कुछ फूड ऐसे हैं जो शुगर को कंट्रोल में रखते हैं, कुछ फूड ऐसे जो शुगर को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहानी थोड़े और आगे बढ़ती है। 1815 में डॉक्टर चैब्रिल, ये फ्रेंच डॉक्टर हैं, इन्होंने बताया कि ब्लड के अंदर जो शुगर बढ़ा हुआ मिल रहा है वो है ग्लूकोज। इन्होंने कहा ये ग्रेप शुगर है, अंगूर में जो शुगर होता है ना, ग्रेप शुगर। आपको बतला दूं मैं, डायबिटीज के मरीज कहा जाता है कि भाई तुम अंगूर मत खाओ, अंगूर खाने से तेजी से शुगर बढ़ जाती है। ग्रेप शुगर जो है, हम कहते हैं जो ग्लूकोज है, ये जो शुगर है, ये शुगर जो है तेजी से जो है वो बढ़ जाती है। तो पहली बार जो है वो डॉक्टर चैब्रिल ने बताया कि जो ब्लड के अंदर जो शुगर है जो बढ़ रही है डायबिटीज के पेशेंट में, वो शुगर कोई और नहीं बल्कि वो ग्लूकोज है। 1850 में क्लाउडे बर्नार्ड ने पहली बार बतलाया कि लीवर के अंदर ग्लाइकोजन नाम का केमिकल इकट्ठा होता है। क्लाउडे बर्नार्ड ने बताया कि लीवर के अंदर ग्लाइकोजन नाम का केमिकल इकट्ठा होता है और ये लीवर जो है इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो इन्होंने कहा कहीं ना कहीं लीवर का संबंध जो है वो ब्लड शुगर को बढ़ाने से। तो क्लाउडे बर्नार्ड ने जो है वो शक जाहिर किया कि लीवर जो है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। 1850 में शिफ ने क्या बताया? शिफ ने बताया कि पेंक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जिसका संबंध डायबिटीज के साथ में है और इसको बताने के लिए उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने बर्नार्ड से कहा कि देखो लिवर शुगर को बढ़ाता होगा, लेकिन मैंने अपने प्रयोग में पाया कि पेंक्रियाटिक डक्ट को बंद कर दो। कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, कई डॉग की पेंक्रियाटिक डक्ट को उन्होंने क्लोज कर दिया, पाया कि उनका शुगर लेवल बढ़ गया। जब पेंक्रियाटिक डक्ट को ठीक कर दिया तो पाया इन्होंने कि शुगर लेवल फिर से कंट्रोल में आ गया। तो इन्होंने कहा कि हो ना हो पेंक्रियास के पास कुछ ऐसा है जो इसमें रोल प्ले करता है। फिर कहानी थोड़े और आगे बढ़ती है, पॉल लैंगरहैंस की बात करते हैं। पॉल लैंगरहैंस ने पाया कि पेंक्रियास के अंदर जो है वो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। पेंक्रियास के अंदर जो है जो टिश्यू होता है उसमें कई सारे छोटे छोटे सेल्स के ग्रुप होते हैं। सेल्स का मतलब इकाइयां, यूनिट्स, छोटे छोटे। मतलब देखो सेल का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई घरों में जैसे ईंट घर की दीवार बनाते हैं तो ईंटें जोड़ते हैं, ईंटें जोड़कर दीवार बनती है। हमारी पूरी बॉडी भी जो है वो कुछ ईंटों से बनी होती है, उन ईंटों को हम सेल्स कहते हैं, जीवित होती हैं वो। तो इन्होंने पाया कि पेंक्रियास जैसे ऑर्गन के अंदर कुछ सेल्स के ग्रुप है, इनको हम आइलैंड्स कहते हैं, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो ये जो है ये डक्टलेस ग्लैंड पार्ट होते हैं। तो असल में जब लैंगरहैंस ने जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को खोजा तब इसके बारे में कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है कोई नहीं जानता था। तो पॉल लैंगरहैंस ने क्या बताया, इन्होंने जो है वो एक खोज की। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी ग्लैंड्स हैं पेंक्रियास के अंदर जिनमें डक्ट नहीं होती है, सीधा ब्लड में अपना सिक्रेशन डाल देती है वो, और इन्हें आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहा गया इनके नाम पर। उसके बाद 1889 मिंकोवस्की और लेग्यूस, इन्होंने बताया कि आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो पेंक्रियास के अंदर होते हैं इनका डायबिटीज में रोल होता है। मतलब यदि ये डिस्ट्रॉय हो जाएं, इन्हें हटा दिया जाए तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, यदि ये प्रेजेंट रहेंगे तो शुगर को ये कंट्रोल में रखेंगे। 1902 में जीन डी मेयर ने बताया कि आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस से एक केमिकल निकलता है और वो केमिकल सीधा ब्लड में जाकर मिलता है और इस केमिकल को इन्होंने इंसुलिन कहा। 1902 में स्टर्लिंग ने बताया कि इंसुलिन एक हार्मोन है, ये हार्मोन को की खोज की इन्होंने, तो मालूम चला कि इंसुलिन भी एक हार्मोन है। हार्मोन वो केमिकल होते हैं जो सीधा ब्लड में डाल दिए जाते हैं। सोचिए कहां हमने बात शुरू की थी, जो है वो 1550 बीसी कि ग्रीस में सैनिक को शामिल नहीं कर रहे थे। उसके बाद हम कितने साल आगे आ गए, हम सोचिए आप, है ना, हम तकरीबन 3,500 साल, है ना, 1900 वर्ष ये हो गए, बीसी वाले वर्ष और जोड़ लो आप यहाँ पे, तकरीबन देखो तो 3,500, 3,500, 3,500 वर्षों के आसपास हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, दुनिया का पहला डायबिटीज क्लिनिक पहला क्लिनिक ऐसा जहां पे सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट का इलाज होता था, 1840 में खुला। डॉक्टर बर्नार्ड मेंडेनी ने खोला। डॉक्टर बर्नार्ड मेंडेनी ने जो है वो 1840 में दुनिया का पहला डायबिटीज क्लिनिक खोला और इन्होंने बताया कि डायबिटीज के मरीज में ब्लड के अंदर एसिडिटी का लेवल बढ़ जाता है। टर्म एसिडोसिस दिया इन्होंने और इन्होंने पहली बार बाइकार्बोनेट या सॉल्ट का इस्तेमाल जो है ट्रीटमेंट के लिए भी किया। कहने का मतलब यह है कि ये पूरी कहानी क्या बतलाती है कि जिस बीमारी को आप बड़े आराम से कहते हैं कि अरे कुछ नहीं डायबिटीज हो गया है, ऐसा हो गया है, ये दवाएं हैं, तो आपको बता दूं मैं एक छोटी सी जानकारी को जानने के लिए कि बीमारी का कारण क्या है,
3,500 वर्षों का वक्त लग गया। मतलब बीमारी कोई मामूली बीमारी नहीं है। बीमारी शुरू से मानव सभ्यता के साथ, ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ ये बीमारी प्रेजेंट रही है। अलग अलग तरह के इसके उसके उपाय खोजे गए, लेकिन आज हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि आज मेडिकल साइंस के पास में ऐसे टूल्स हैं, ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनसे बीमारी को हम कंप्लीटली कंट्रोल में ला सकते हैं। शुरुआती अवस्थाओं में यदि डायबिटीज को डायग्नोस कर लिया जाए तो कई बार डायबिटीज को रिवर्स करने में भी आसानी होती है। दरअसल बात यह है कि जिस दिन डायबिटीज के पेशेंट को मालूम चलता है कि उसे डायबिटीज हो गया है, जिस दिन किसी व्यक्ति को, हम ऐसा कहें, जिस दिन किसी व्यक्ति को मालूम चलता है कि उसको डायबिटीज हो गया है, उस दिन उसके शरीर में 50% वो सेल जो इंसुलिन को बनाती हैं वो खत्म हो चुकी होती हैं। 50% सेल खत्म हो चुकी होती है, तभी शुगर कंट्रोल में नहीं आती है। नहीं तो बॉडी, शरीर आपका लगातार लड़ रहा होता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारी राज की बातें हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियां हैं जो डायबिटीज से जुड़े हुए हैं, उन पर हम आगे बात करेंगे। उम्मीद है मैंने आपको बोर नहीं किया। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक इतिहास के बारे में बताया कि बीमारी को समझिए फ्रॉम दी रूट्स, बेसिक से समझिए कि क्या लोग जानते थे इसके बारे में और आज हमारा नॉलेज कहां पर है। आपको जितना नॉलेज आज आपको डायबिटीज के बारे में है, उतना नॉलेज जो है वो आज के कई सौ साल पहले जो लोग थे उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। ज्ञान ही वो पूंजी है जिससे हम जो चीजों को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टाइप ऑफ डायबिटीज के ऊपर, बात करेंगे कि डायबिटीज कितने प्रकार का होता है और क्या डिफरेंस उन प्रकारों के बीच में। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि आप एक कॉलेज के अंदर हैं, आप एक क्लिनिक के अंदर हैं, या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में हैं, एकेडमी के अंदर है, जहां पर आप कुछ सीख रहे हैं और ये सीख आपको जो है लॉन्ग टर्म में काफी काम आएगी, यकीन मानिए। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट।